हाँ भाई लोग, आपको लास्ट क्लास में मैंने ये कुछ एक इसके फॉर्मूले समझा दिए कि कब क्या लगाना है। और अभी इनका साथ साथ हम यूज़ भी समझ लेंगे और पक्के भी हो जाएंगे। और कुछ फॉर्मूले हमारे टेंथ वाले ही हैं, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला। उसकी डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं करा रहा अभी, क्योंकि वो टेंथ का टॉपिक है और टेंथ वाली वीडियोस में वो मैं समझा चुका हूँ। तो वो वीडियोस ऐड करवा देंगे इसके अंदर, तो आप वो देख सकते हो टेंथ वाले भी। तो फिलहाल मैं डिस्टेंस फार्मूला बता रहा हूँ। दो पॉइंट्स का, अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर इनका मुझे डिस्टेंस निकालना है, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम इसका? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, दोनों ही तरीके से सेम रिजल्ट आएगा। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। ये हमारा टेंथ का टॉपिक था जो हमने टेंथ क्लास में पढ़ रखा है, समझ रखा है। ठीक है, टेंथ नंबर का फॉर्मूला नहीं है, टेंथ क्लास की बात कर रहा हूँ। ये ऐसे लिख देता हूँ, टेंथ क्लास में ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, एक था सेक्शन फार्मूला। याद आ रही हैं बातें? यस सर। जैसे कि एक लाइन है और इसमें एक, दो और तीन पॉइंट है, यानी कि इन दो पॉइंट्स को ये पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा उसका रूल? अगर ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x और y। ठीक है, अगर d, ये a है पॉइंट, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर c है, ये वाला c पॉइंट इसको किसी रेशो में डिवाइड करता है। अगर c पॉइंट की वजह से ab लाइन किसी रेशो में डिवाइड होती है, और वो रेशो है m1 और m2। ठीक है, तो m1 और m2 अगर रेशो बनती है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि AC और CB का जो रेशो है वो m1 और m2 है, तो C के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, यानी कि C का जो x वाली वैल्यू निकलेगी, वो किस रूल से निकलेगी? m1 x2 m2 x1। आपकी इधर बुक में उन्होंने 11th की बुक में इसको m और n की फॉर्म में दिया, आप इसको m और n कर सकते थे कि m हो गया और ये n हो गया। अगर आपने उसी फॉर्म में लिखना है जैसा अभी आपकी बुक के अंदर है, तो मैं तो टेंथ क्लास के हिसाब से आपको बता रहा था, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं m, और यहाँ पे आ जाएगा n, नीचे आ जाएगा m प्लस n। और जो y वाली वैल्यू है, यानी कि c की जो y वाली वैल्यू है, c की x वैल्यू और c की y वैल्यू, यानी कि c का y कोऑर्डिनेट, वो कैसे लिख लेगा? m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, आप वो m1 m2 वाले फॉर्मूले से काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं कटने वाले, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। और इनकी डेरिवेशन वाला मैं फिर से बता दूं कि डेरिवेशन इनकी इस टाइम पे नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये मैंने टेंथ वाली वीडियोस में डाल दी हुई है। आप टेंथ वाली वीडियोस को देख सकते हैं, मैं अटैच कर दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा आप लोग को, वो देख लेना। अच्छा, डेरिवेशन, अच्छा क्या क्या हो गया? सेक्शन फॉर्मूला हो गया और डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा था वो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो इसी फॉर्मूले से फिर बना था, उसको भी अलग से लिख देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? अगर एक लाइन है हमारे पास, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट से रखे हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट x1 और y1 हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स अगर x2 और y2 हैं। इसके अंदर कोई एक पॉइंट आ जाता है T, और T के कोऑर्डिनेट्स x और y लिख दूं, और ये हमें मालूम हो कि इफ T इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन कोऑर्डिनेट्स of T
टी के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यानी कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, इन दोनों का एक्स वाली वैल्यूज़ प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही वाई वाली वैल्यूज़ को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका एक्स और वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्या बनेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और इसका y कैसे बनेगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। याद आ रही है कुछ बात काव्या? ये ध्यान में होना जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमारे इन्हीं पे चलने वाले हैं, जो 3-4 फॉर्मूले मैं भर के बता रहा हूँ। अच्छा, फिर है एरिया ऑफ ट्राइंगल। लास्ट वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। थोड़ा अच्छा सा हो जाए तो पढ़ने में और पढ़ाने में मज़ा आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की भी डेरिवेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो समझा चुका हूँ, वीडियोस का लिंक दूंगा, आराम से देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो, वरना डेरिवेशन नहीं भी समझ में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आपने तो रट के जाने वैसे ही फॉर्मूले। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि आपको बस 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या दिव्यांश क्या कह रहे हो बेटा कि नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा ना काम, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। पता नहीं यार, बच्चे देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते कुछ भी ना, कि भाई रटवाने वाली बातें समझा दो बस, समझने वाली बातें छोड़ दो, रट्टा मार के काम हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना, ऐसे ही सोचते हैं। अगर एक ये ट्राइंगल है और और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, ऐसे एक को लिख दिया x2 और y2, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को x1 y1 लिखना है, आप किसी को भी x1 y1 लिखो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, हाफ हाफ, फिर मॉडुलस के अंदर x1 y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड देन x3 y1 माइनस y2। ठीक है, मॉडुलस के अंदर ही, यानी कि ये वैल्यू जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी बीच वाली, अगर ये नेगेटिव भी आ जाए तो हमारा एरिया नेगेटिव नहीं रहे, इसके लिए हमने क्या करा, मॉड्यूलस लगा मॉडुलस दिया। लगा दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ये 10th में मैंने आपको बात समझा दी थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, यानी कि इतना कुछ इसको नहीं समझाया था, क्योंकि बस यही बता दिया था कि मॉडुलस लगा देते हैं क्योंकि वो नेगेटिव ना रहे। ठीक है, और वही बात एक्चुअल में यहाँ पे भी है, लेकिन अब मॉडुलस पे हम काम करना सीख चुके हैं 11th के अंदर ज़्यादा, तो अब हमें पता भी है कि हाँ मॉडुलस के साइन का जो एक्चुअल में यूज़ है वो यही है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे काम हो गया इसका, बस ये वाले फॉर्मूले हमने यूज़ कर लेने हैं। कुछ कहना चाहता है कोई बच्चा? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दिव्यांश को प्रॉब्लम आ रही है बेटा, अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं? नहीं सर, वो स्टार्टिंग में मेरा म्यूट हो गया था गलती से। अच्छा अच्छा, बाकी बच्चे बताएं, सब सही क्लियर है ना? कीर्ति क्या हुआ बेटा, डिस्कनेक्ट हो रही हो बार बार, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? ज्वाइन करो विद डिवाइस ऑडियो के साथ, ज्वाइन विद डिवाइस ऑडियो। कीर्ति बेटा आवाज़ आ रही है तो मेरे को कोई मैसेज करो या कुछ दिखाओ, हाथ अंगूठा अंगूठा दिखाओ, थम्स अप, या फिर हाथ हिला के दिखाओ, मतलब हाथ हिला के कहने का मतलब है कि वो अपना हाथ खड़ा करके दिखाओ यहाँ पे। कीर्ति सर उसके पास आपकी वॉइस नहीं जा रही होगी अभी। नहीं जा रही होगी तो ग्रुप में मैसेज डाल दो, एक यस सर। ग्रुप में मैसेज डाल दो कीर्ति के को कि भाई कीर्ति ज्वाइन करो डिवाइस ऑडियो के साथ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ना जा रही। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं, 10.1। पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ कॉपी। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर इतना 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 इतना, फाइंड इसको ड्रॉ करना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है इसको, तो कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें, तो बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन।
पहला क्या है, -4 पे 5, -4 5, 1 2 3 4 -4 1 2 3 4 5। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, -4 5। सेकेंड पॉइंट इज 0 7 x0 y7, है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ कहीं पे होगा ये। थर्ड पॉइंट इज 5 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे दोबारा से देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 -5 एंड फोर्थ पॉइंट इज -4 -2, -4 -2। ठीक है, ये हो गया। अब वो कहता है कि इसको क्वाड्रिलेटरल बना दो, यानी कि ये बना दो, इन सबको क्वाड्रिलेटरल बना दो। तो बेटर था, मैं सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकता था वैसे यहाँ पे। उससे तुम्हारा काम जल्दी जल्दी हो जाता। फिलहाल चलो बन ही गया, अब तो अब अलग से सॉफ्टवेयर को क्यों उठाए, परेशान क्यों दे उसको, बेचारे को तकलीफ क्यों दे। ठीक है, तो मैंने कोई नंबर वगैरह नहीं डाले पूरे कार्टेशियन प्लेन पे। तो फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करो। तो हमने अभी तक जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनके अंदर डायरेक्टली कोई क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल में डिवाइड ट्रायंगल में कर लेते हैं, इसको हमने सीखा ही हुआ है। तो एक इसके अंदर से डायगोनल बना लूँगा मैं, मानो कि इसको ज्वाइन कर दिया, आप किसी और को भी कर सकते थे, इन दोनों को भी कर सकते थे। एक डायगोनल बना लिया, तो बस अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो पहले। फिर नीचे वाले दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देना और दोनों को प्लस कर देना। ये तो 10th में हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालो और ऐड कर दो। तो मैं पहले येलो वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ और फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा, यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ए बी और डी का एरिया निकाल रहा हूँ मैं इस वाले येलो वाले ट्रायंगल का। ठीक है, तो येलो शेड डाल देता हूँ ताकि क्लियर भी हो जाए। क्या फॉर्मूला है, हाफ, फिर मॉडुलस साइन के अंदर कैलकुलेशन क्या आनी है, x1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि a से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर b से और फिर c को लूँगा। तो यानी कि ये x1 y1 रहेगा, अभी ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये वाला रहेगा x3 y3। ठीक है, तो ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो x1 -4 और मल्टीप्लाई किसकी होनी है, x का 1 लिया तो y का 2 और y का 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -2 के साथ माइनस का 7, तो -2 में -7 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। देखते रहना कोई गलती ना कर दूं। ठीक है, फिर प्लस x का 2 लोगे, यानी कि वो फिर से -4 है, और इसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 लिया है y का, तो x का 2 लिया है तो y का 3 और 1 माइनस हो जाएगा, y का 3 और 1 माइनस हो जाएगा, y का 3 और y का 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 में से माइनस हो जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही फिर हम लूँगा, अब हम लेंगे नेक्स्ट वाला, यानी कि x का 3, यानी कि x3 कितना है 0, और 0 को तो किससे मल्टीप्लाई करोगे वो खत्म ही हो जाएगा, तो वो 0 के साथ वो जो भी माइनस होके आना तो उसको लिखने का फ़ायदा भी नहीं है। तो ख़त्म करो इसको, साइड में धक्का मारो, कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाफ मॉडुलस साइन के अंदर 9 और 4 की मल्टीप्लाई माइनस का 36, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 8। अगला स्टेप आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस होता है, 44 आएगा, वो माइनस का 44 मॉडुलस साइन के अंदर है, तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस का हो जाएगा, हाफ इंटू 44, यानी कि कटने के बाद ये 22 आ जाएगा। ओ सॉरी 44 कटा 2 से। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ये कोई कैलकुलेशन कोई हैवी तो है नहीं जो समझ में ना आई हो। तो ये येलो वाले का एरिया हो गया। अब मैं निकाल रहा हूँ ब्लू वाले का एरिया, और वो कहाँ पे निकालूँ, वो ऐसी जगह पे निकालते हैं जहाँ पे दिखता रहे सब कुछ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ब्लू वाले ट्राइंगल को मैं बी सी और डी ले रहा हूँ। ठीक है, बी सी डी नाम लिखा है, तो इसी सीक्वेंस में x1 x2 और x3 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइम पे b वाले के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, ये हटा के x1 y1 लिख देता हूँ,
समझ में आ रहा है ना आपको सबको? अब ये x1 y1 लेके चल रहा हूँ, ये हो गया x2 y2 लेके, और वो जो ऊपर वाला है वो 3 3 वाले रहेंगे इसमें भी। तो वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ, और नीचे लिख लेता हूँ इस लाइन के, हाफ, और मॉडुलस साइन के अंदर पहले आएगा x का 1 यानी कि -4, -4 मल्टीप्लाई होगा y2 माइनस y3 से, y2 और माइनस का y3, y2 भी माइनस में, और माइनस के बाद y3 आएगा 7, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, माइनस का 12, ठीक है। और इसके साथ प्लस होगा x का 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय क्या, x का 2 लिया तो y का 3 आएगा और y का 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 माइनस 2 अगेन ये माइनस का 9 आएगा, और फिर प्लस x का 3 लूंगा, और x का 3 तो फिर से 0 है, तो 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा, तो x का 3 वाले लेने की जरूरत ही क्या बनती है, कोई जरूरत नहीं बनती। कैलकुलेशन आसान है, बस फॉर्मूला ध्यान में होना जरूरी है और कुछ नहीं फिलहाल। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख के दिखाया नहीं है, ऊपर वाले को अपने दिमाग में रख के काम कर दिया है। आपको अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो तो आप प्रॉपर लिख के एक एक की वैल्यू डालना देख के और कैलकुलेशन करना, एक दो स्टेप और बढ़ जाएंगे लेकिन आएगा तो सही। तो माइनस का 48 और माइनस का 45 अगर मैं सही हूँ तो, हाँ, तो हाफ, और 8 और 5 13 होता है, 4 और 4 8 और 1 9 होता है माइनस का, और ये अगले स्टेप में प्लस का हो जाएगा, तो चौक 8 और 2 छीक 12 और 46.5 यूनिट स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा, उसका था 22, इसका था 46.5, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 68.5 अगर मैं सही हूं तो, 22 ही था ना, हाँ। आंसर कितना आ रहा है, 121.2, कितना होगा 121.2, 60 पॉइंट कुछ होगा ना। तो हमारा कितना आ रहा है, मैंने सही करा है कैलकुलेशन, 12 चौक 48 और 9 और 5 की मल्टीप्लाई 45, 8 और 4 12 और 1 13, 4 4 8 और 1 9, 9 से काटूंगा तो 9 4 दूनी 8 और 2 46 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पे या वहाँ पे अब देखना पड़ेगा यार, तो बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, टाइम जाएगा। अच्छा दोबारा से देख लेते हैं, माइनस का तो आ गया 4, और फिर क्या करना था, प्लस करना था y2 माइनस y3, अच्छा y का 2 माइनस y का 3, तो यही होना था ना, 2 और माइनस का साथ माइनस का ही नो आना था। अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 4 की मल्टीप्लाई 36 आना था, वो प्लस का आना था, और ये माइनस का 8 आना था, तो अगले स्टेप में इनको माइनस कराना था। देखा, कोई बताता भी नहीं है, कैलकुलेशन में किसी का ध्यान भी नहीं होता, जो करेंगे सर ही करेंगे, हमें क्या मतलब बनता है। और ये कितना आएगा, 16 में से 8 गए 8, और 2 का 2 28, 14 आएगा, तो 14 प्लस करेंगे यहाँ पे, तो आ गया मेरे ख्याल से सही, 0.5, 6 और 4 10, 4 और 5 और 6 60.5, वही होता है 121.2, 121 अपॉन में 2, ठीक है जी। तो उन्होंने फ्रैक्शन में छोड़ा, मैंने डेसिमल में कर दिया। समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 10th क्लास वाला ही था क्वेश्चन, इसके अंदर कोई नई बात नहीं सीखी आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ दिक्कत आए तो बता देना मुझे, क्योंकि कुछ 10th क्लास की भी बातें आपको भूल चुकी होंगी, तो वो भी रिपीट होना जरूरी रहेगा। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 2a, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है 2a, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हर एक साइड है 2a, लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग है एक साइड उसकी, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इट एज एट द ओरिजिन, यानी कि दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो, कह रहा कि जो बेस साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो 2a लेंथ की है और वो y एक्सिस पे है। बेस लेंथ इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें y एक्सिस पे लेनी है, और उस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन को लेना है, ओरिजिन को लेना है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा काम कर लें पहले, इसको लिए पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, वो कह रहा है जो उसकी जो हर एक साइड है वो 2a लेनी है, और बेस वाली लाइन को आपने y एक्सिस पे लेना है, और ये हमने बेस लाइन ले ली, रेड कलर की ले लेता हूं, ऐसा करता हूं, ये हमने बेस लाइन ले ली,
और इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, यानी कि आधा पार्ट ऊपर जाएगा और आधा पार्ट नीचे आएगा। और ये टोटल लेंथ कितनी है 2a, ये टोटल लेंथ कितनी है 2a। तो यानी कि ये वाला पार्ट a हो गया और ये वाला पार्ट भी कितना हो गया a हो गया, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे होना चाहिए 0 0 पे। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, यानी कि जितनी साइड यहां होगी, अब अगली साइड कहां आ सकती है, ऐसे ही जाएगी और अगली साइड ऐसे ही जाएगी। ठीक है, यहां तुम कह सकते थे कि इस तरफ ट्रायंगल क्यों बनाया, ट्रायंगल इस तरफ भी बन सकता था, लेफ्ट में भी जा सकता है ना, इधर भी जा सकता है, ऐसे इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था। अब मुझे ऐसे में फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं। अच्छा, कैसे निकालें, क्या करना चाहिए, क्या लॉजिक इसके पीछे लगाना चाहिए? अगर ये डिस्टेंस देखो, ये पॉइंट को ए दे रहा हूं नाम, इस पॉइंट को बी नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को सी नाम दे रहा हूं, मेन ट्रायंगल हमारा ये बना। ऐसे ही ट्रायंगल ये भी बन सकता था सी डैश वाला, ए सी डैश और बी, ये इसका मिड पॉइंट है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं डी, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस ए बी, ए बी का मिड पॉइंट डी है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये ए पॉइंट कितनी हाइट पे है, ए हाइट पे है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स पे कितनी वैल्यू है 0 और वाई की कितनी हाइट है ए, क्या ए के कोऑर्डिनेट 0 ए होंगे कि नहीं होंगे, आप इस बात को समझ पाए? होंगे सर। बाकी बच्चे बताएं कि 0 ए कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये हाइट देखो ना, जैसे आप ये बनाते हो कार्टेशियन प्लेन, तो यहाँ पे अगर ये एक्स और वाई जहाँ पे मीट करते हैं वो ओरिजिन हो गया, इस पॉइंट से ये वाला हाइट अगर 2 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप ये तो कहोगे कि x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 2 है, तो 0,2। ऐसे यहाँ पे अगर ये a हाइट का है तो x की वैल्यू तो 0 रहेगी, क्योंकि y एक्सिस पे आने वाला पॉइंट है, और a की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, आपने a डिस्टेंस बोला तो वो a होगा। अगर आप कहते 2 है तो वो 2 लिख देता, अगर आप कहते 5 है तो मैं 5 लिख देता, आपने कहा कि a हाइट है तो वो a लिख दिया। ठीक है, ऐसे अगर नीचे वाले b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो एक तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है कि 0, माइनस a हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे ही है लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए उसकी वैल्यू 0, a आएगी, इनके कोऑर्डिनेट के हिसाब से 0, a होगा। सही बात है, ये भी समझ में आता होगा। अब इस c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू क्योंकि x एक्सिस पे ही आएगी, ये हमें कंफर्म होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, यानी कि जितना इधर पार्ट होगा ऊपर इतना ही नीचे भी होगा, तो यानी कि ये जो c पॉइंट आएगा वो डेफिनेटली x एक्सिस पे ही आएगा। अगर बेस वाला पार्ट हमारा y एक्सिस पे है और ओरिजिन उसका मिड पॉइंट है, जो भी मिड पॉइंट होगा उसी के ठीक सामने ही उसका वर्टेक्स आएगा, अपोजिट वर्टेक्स, तो मिड पॉइंट के ठीक सामने ही अपोजिट वर्टेक्स होगा। ये भी हमें लॉजिकली समझ में आता है। अब इसका जो प्रूफ वाली बात है फिर वो तो फिर थ्योरम वाली बात हो जाएगी, पूरी करके बताना पड़ेगा, तो इतनी जरूरत नहीं है डेप्थ तक जाने की, इतने में काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो सी पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, थोड़ा सा सही से करके बना देता हूँ ये। ठीक है जी, तो बेटा अब c के कोऑर्डिनेट्स निकालने, लेकिन c में एक बात कंफर्म आ रही है कि इसमें y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू का पता नहीं, x कुछ भी हो सकता है लेकिन y 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे तो x पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में c डैश, तो इसमें x की वैल्यू जो नेगेटिव होगी, y की वैल्यू कंफर्म 0 होगी। इतनी समझ में आती है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई एक तरीके से बिना किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ समझ से, अपनी समझ से हम इस बात को समझ पा रहे हैं अपनी समझ से हम इस बात को समझ पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। बताएं बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी? Yes. अब कैसे करें काम इस पे, देखो ये जो लेंथ है जिसको कि मैंने रेड कर रखा ना, मैं रेड हटा देता हूं यहां से, इसके लिए मैं ले लेता हूं कोई और कलर, ग्रीन कलर ले लेता हूं। ये डिस्टेंस कितना है a, क्योंकि ये समझ में आता है कि क्योंकि ओरिजिन उसका मिड पॉइंट था तो ऊपर तक का a होगा, और ये पूरा का पूरा जो रेड लाइन से बना हुआ ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी हर एक साइड कितनी है 2a, तो a से लेकर के c तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2a, 2a होगी। ठीक है, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एक्सिस के बीच का है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का है, तो ये परपेंडिकुलर ही होंगे दोनों एक्सिस अपने पे, एक दूसरे पे, तो ये एंगल 90 का भी होगा। और बची डी से लेकर के सी तक की लेंथ, ये वाली लेंथ नहीं मालूम, अगर ये लेंथ मालूम हो तो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। तो मेरे को निकालना है वैसे बेसिकली एक्स, लेकिन एक्स डायरेक्टली कैसे निकलेगा, यहां पे मैं इस ट्राइंगल के अंदर, देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर जिसको शेड कर रहा हूं, इस ट्राइंगल के अंदर मेरे को इनका रिलेशन पता चलता है कि इन तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो उसके अंदर
डिस्टेंस के हिसाब से मैं इन पे काम कर सकता हूँ। ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है 2a, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाएगा और उस पर काम भी बन जाएगा। यानी कि अगर मैं d और c का डिस्टेंस निकालूं तो कितना होगा जरा देखें, यहां लिख रहा हूं मैं नीचे, जो a से लेकर के d तक का डिस्टेंस है वो तो डायरेक्टली a मिल रहा है मुझे, उसमें कोई दुविधा नहीं है। a से लेकर जो c तक का डिस्टेंस है वो 2a है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि वो एक इक्वेटर ट्रायंगल की साइड है। बचा डीसी का डिस्टेंस। डीसी का डिस्टेंस मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं, x1 माइनस x2, यानी कि 0 माइनस एक्स कर लेता हूं इसका स्क्वायर, प्लस ऐसे y1 माइनस y2, दोनों ही 0 है, y1 भी 0 है y2 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0। तो मैं उसको लिखूं भी नहीं चलता है, लेकिन फिलहाल मैं दिखा देता हूं कि ये हुआ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 0, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है x, 0 होगा, तो ये डिस्टेंस मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ये कैलकुलेशन आ जाएगी x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा x, तो डीसी का डिस्टेंस कितना आया x की टर्म में आ गया। ठीक है, तो ये इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, इन राइट ट्राइंगल ADC, क्या लगा सकता हूं मैं लगा सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AD के स्क्वायर के प्लस DC के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ठीक है जी, AC का स्क्वायर कितना है 2a, AD का स्क्वायर कितना है मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ, ये साइड में लिखा हुआ है तीनों डिस्टेंसेस। AD कितना है a, और BC कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना रहेगा a स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी थी, आप देखो मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, सारे कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, बस मुझे प्रॉब्लम आ रही है सी के कोऑर्डिनेट्स में या सी डैश के कोऑर्डिनेट्स में। सी के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के साथ निकलेंगे, और सी डैश के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो एक्स की नेगेटिव वैल्यू के साथ निकलेंगे। अब वो कैलकुलेशन देखो अपने आप हमारे को ये सॉल्यूशन दे रही है इस चीज का। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी कैलकुलेशन आती है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, और रूट कर रहे हैं तो ये प्लस और माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो x है, x किस चीज को बता रहा है, x हमारे को कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता रहा है, x कोऑर्डिनेट की, और ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। कोई एरिया नहीं निकाल रहा यहाँ पे मैं, मेरे को x यहाँ पे कोई एरिया नहीं बता रहा, नीचे की x की जो कैलकुलेशन है किसी एरिया की नहीं आ रही है। x जो है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वो किसी कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, यानी कि c के कोऑर्डिनेट में x वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला x। बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, बताओ। यस x जो है मेन क्वेश्चन के अंदर हमारे को डायग्राम के अंदर x की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये c कोऑर्डिनेट की c की x वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे थोड़ा सा उतरता हूं तो मेरे को dc का डिस्टेंस भी x की फॉर्म में मिल रहा है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कोऑर्डिनेट मेरे को नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि इस डिस्टेंस के हिसाब से देखूं तो x की वैल्यू 3a स्क्वायर है, वो पॉजिटिव ही होगी, रूट 3a स्क्वायर आएगी, यानी कि रूट 3a स्क्वायर को अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं तो ऐसे होगा ना, रूट 3 सॉल्व नहीं करा और a स्क्वायर का रूट a आ गया। ठीक है, प्लस और माइनस के साथ, ये x की वैल्यू है। अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से देखूं तो नेगेटिव वाली को कहूंगा नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर मैं x को कोऑर्डिनेट की बात में देखूंगा तो x प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, और वो हमारे को डायग्राम के अंदर भी समझ में आ रहा है कि x प्लस वाला भी सही है और x माइनस वाला भी होगा ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जरूरी थोड़ा ना कि राइट में ही बनेगा, लेफ्ट में बन गया तो लेफ्ट वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, इसी बेस को लेके बनेगा, जो y एक्सिस के अलोंग साइड आ रही थी उसी को लेके चलेंगे, जिसकी लेंथ 2a थी। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, माइनस का रूट 3a कॉमा में 0। तो यहाँ पे x की दो पॉसिबल कंडीशंस आ गई, यहाँ पे कोई भी नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, जो कि मैंने नाम दिया है उसको c और c डैश, तो जो c के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे पॉजिटिव वैल्यू के साथ, और जो c डैश के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उसमें x की नेगेटिव वैल्यू आएगी। वो डायग्राम में हमें बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो x की वाली वैल्यू आएगी और y की वैल्यू तो 0 ही होनी थी, हमें समझ में आ चुका था रफ डायग्राम से, ऊपर जो बना के दिखाया मैंने। तो फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स, सॉरी ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के दो वर्टेक्स तो कॉमन है, a 0 और a, और ये नीचे वाला
ए और 0, -a, तो कैसे लिखूं मैं? ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ। जो ए कोऑर्डिनेट्स है वो तो ए 0, a आया, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो 0, -a आएगा। ये फिक्स है, लेकिन सी के कोऑर्डिनेट्स दो चेंज आए हैं हमारे पास। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जो एक्चुअल में दो ट्रायंगल को ही बता रहे हैं, एक इन दोनों को मिला के, इन तीनों को मिला के, और एक इन तीनों को मिला के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आंसर चेक करा देता हूँ। ये लो 0a 0, -a एंड -3√a, ये लेफ्ट वाली साइड की तरफ ट्राइंगल बन रहा था उसकी बात कर रहा है। और ये और के बाद ये वाला हो गया 0a 0, -a। पहले दो तो देख लो आप सेम ही है यहाँ पे, और तीसरे वाले में बस x वाली वैल्यू डिफरेंट है, उसी में फर्क आ रहा है। वो माइनस के साथ है, यहाँ प्लस के साथ है। वो समझा दिया मैंने डायग्राम के अंदर, बड़े अच्छे से समझा दिया। बताओ भाई, अब कोई डाउट है आपके मन में, कोई संशय, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। काव्या, कीर्ति, बताओ किसी ने कुछ पूछना है? आगे बढ़ो। हार्दिक आया समझ में? अगला क्वेश्चन करता हूं कॉपी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1। p पॉइंट है x1 y1, q पॉइंट है x2 y2 व्हेन pq इज पैरेलल टू द y एक्सिस, और सेकंड पार्ट इज pq इज पैरेलल टू द x एक्सिस। क्या करें? डिस्टेंस बताना है हमें। देखो यहां पे इसके लिए क्या करते हैं, हम रफ डायग्राम बनाते हैं फटाफट वाला। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। एक पॉइंट P है x1 y1, q है x2 y2, ठीक है। व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, PQ जो है y एक्सिस के पैरेलल है। पहले मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन डाल देता हूँ, मानो कि ये वाली लाइन डाल दी, ये y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस बताना है P और Q के बीच का, ठीक है। तो मानो P पॉइंट एक यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है। P पॉइंट यहां पे और Q पॉइंट यहां पे है। P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है x2 y2, ठीक है। अब P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जिसको कि मैं दिखा रहा हूं ग्रीन से। ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। इसको भी ऐसा करता हूं, ये ब्लैक लाइन ऐसे ना डाल के ना, प्रॉपर तरीके से डाल देते हैं। ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, और यहाँ से मैं एरो हटा देता हूँ। एरो बना सकते हो इसे, क्योंकि उन्होंने लाइन ही बोला है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ। चलो लाइन सेगमेंट भी लेके चल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लाइन B होती है तो उस पर भी 2 पॉइंट से लाइन सेगमेंट, दोनों एंड पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं। अब PQ जो है अगर पैरेलल है y एक्सिस के, इफ फर्स्ट पार्ट के हिसाब से PQ, या फर्स्ट पार्ट ही लिख देता हूँ, इफ क्यों डालूं। फर्स्ट पार्ट है PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसके अंदर कुछ खासियत होगी। सॉरी, PQ अगर एक लाइन बन रही है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल कब होगी? जब एकदम सीधी चल रही होगी। सीधी चल रही होगी मतलब इसका जो x वाला डिस्टेंस होगा, यानी कि इसका जो x वाला पॉइंट होगा और इसका जो x वाला पॉइंट होगा वो सेम नहीं होगा। सेम होगा कि नहीं होगा? अगर ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, मानो ये 2 है, ठीक है। तो अगर मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूंगा तो उसकी x वाली वैल्यू क्या होगी? 2, और y वाली वैल्यू जो भी होगी, ठीक है। ऐसे अगर मैं Q वाले पॉइंट को देखूंगा तो उसकी भी Q कोऑर्डिनेट का जो x2 होगा, एक्चुअल में वो 2 ही तो होगा। बोलो हाँ के ना। वो लेकिन माइनस में होगा, माइनस में होगा। सर Q पॉइंट बड़ा, ये Q का X बड़ा नहीं हो सकता? x बड़ा हो सकता है? कैसे बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा तो पैरेलल नहीं रहेगा ना। पैरेलल वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक इसके पैरेलल का मतलब क्या है? ऐसे थोड़ा ना चलेगी, पैरेलल ऐसे थोड़ा ना हो जाएगी भाई। अगर आप ये वाली लाइन देखो, रेड वाली को कहते हो कि यार ये वाली लाइन ले लो, ओके ओके ओके, ऐसी वाली लाइन ले लो, तो फिर यार ये y के पैरेलल थोड़ी ना है। यहाँ से तो वो पैरेलल रही नहीं, तो फिर पैरेलल वाली कंडीशन ही कहाँ चली? फिर x बड़ा या छोटा हो सकता है?
एक्स फिक्स हो गया यहाँ पे कि जो पी का एक्स होगा वही क्यू का एक्स होगा, यहाँ क्यू का जो एक्स होगा वही पी का एक्स होना चाहिए, तभी वो पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो इन दिस केस यहाँ पे x1 अगर पी क्यू पैरेलल होगा y एक्सिस के तो x1 और x2 को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक बात कि नहीं? ठीक बात। ठीक बात, यस ठीक बात। तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x1 माइनस x2 और y प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यार, फिर अगला स्टेप क्या बनेगा? आप समझ पा रहे हो कि यार x1 और x2 तो सेम है, तो x1 की जो वैल्यू होगी वही x2 की वैल्यू होगी, दोनों को माइनस करोगे जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो एक तरीके से ऐसे बचा यहाँ पे जीरो का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या इसको तुम लिख सकते हो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसको तुम y2 माइनस y1 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, चॉइस आपकी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा? अगला स्टेप देखना यही बचेगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, पी क्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर का स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो y1 माइनस y2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यही आंसर होना चाहिए, मतलब कि सही बात है कि नहीं? यस सर। नहीं, ये सही बात नहीं है। अगर मैंने कहा कि यार y1 की वैल्यू 5 है और y2 की वैल्यू 3 है, ठीक है, या y2 की वैल्यू माइनस का, ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा देखना जरा, y1 माइनस y2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 माइनस माइनस का 3 यानी कि माइनस का 5 प्लस का 3 यानी कि माइनस 2, तो पी क्यू का डिस्टेंस -2 आएगा, नो। क्योंकि ये डिस्टेंस की बात आ रही है। पी क्यू क्या है, एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, हमने ट्रिगो के अंदर पढ़ा था कि यार वो बेस वाला पार्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्चुअल में उसकी लेंथ नेगेटिव नहीं थी, वो नेगेटिव डायरेक्शन की बात थी, नेगेटिव डायरेक्शन की बात थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन की, यहाँ पे तो सिर्फ डिस्टेंस पूछा गया, कोई डायरेक्शन की बात नहीं है, तो यहाँ पे -2 एक डिस्टेंस नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यार अब हम y1 माइनस y2 को कैसे करें पॉजिटिव? ये हो सकता है कि y1 बड़ा होता और y2 छोटा होता, फिर तो पॉजिटिव ही आता। अगर ये 5 होता और वो 3 होता, माइनस का 5 नहीं होता, ये 5 होता, मानो ये 5 होता, तो यहाँ पे 5 ही आ जाता, यहाँ पे 5 ही आता और 5 और 3 8 हो जाते, प्लस का ही आता। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, इस समस्या का समाधान क्या है? अगेन वही बात कि ये आंसर जो भी, y1 तो ऊपर है ना। वो छोड़ दो ना, तुम y1 ऊपर है कि नहीं है, y1 नीचे कर लो तुम, जरूरी थोड़ा ना कि पी पॉइंट को ऊपर लेना है, नीचे नहीं ले सकते। कहीं बोला है उसने? कहाँ बोला है उन्होंने कि पी को हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है? नहीं बोला ना उनने। हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट पी हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट क्यू हो, तो क्या कर लेंगे हम? बताओ बेटा। मॉडुलस का साइन समझा दिया मैंने, यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा दो, जो भी कैलकुलेशन आएगी, जो भी आएगी वो, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो वो पॉजिटिव हो जाए, मॉडुलस का साइन ही ऐसा कर पाएगा, और अगर वो प्लस की आ रही है तो वो प्लस का ही दिख जाए, तो वो भी मॉडुलस का साइन करता है। तो यानी कि इस आंसर को y1 माइनस y2 को मॉडुलस होना पड़ेगा, मॉडुलस साइन के अंदर होना पड़ेगा, तब भी ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, वरना मेरे को कभी नेगेटिव डिस्टेंस मिलता रहेगा, कभी पॉजिटिव मिलता रहेगा, तो मैं परेशान होता रहूंगा कि नेगेटिव तो डिस्टेंस होता नहीं, फिर क्या मतलब है ये। तो यहाँ पे डिस्टेंस है y1 माइनस y2 के इक्वल, लेकिन वो मॉडुलस का कैलकुलेशन के बीच में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस वजह से मॉडुलस का साइन लगा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अपनी मर्जी से डाल सकते हैं मॉडुलस। क्यों नहीं डाल सकते? अभी ऊपर मैंने जो लास्ट डेरिवेशन समझाई थी फॉर्मूले की, जो कल की क्लास में हमने सीखी थी, ये रहा एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ पे मैंने कहा था कि मॉडुलस कर लेना, ये भी आंसर सही देगा, ये भी आंसर सही देगा, लेकिन ये वाला यहाँ पे जो tan अल्फा है, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव कहने का मतलब है ये ऑप्ट्यूज भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। अगर ये वाली कैलकुलेशन अगर नेगेटिव आ गई तो ये अल्फा ऑप्ट्यूज बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑप्ट्यूज होगा। अगर ये कैलकुलेशन पॉजिटिव आ गई तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू एक्यूट होगी। तो मैंने कहा था हमेशा मैं ऐसी कैलकुलेशन चाहता हूँ कि दो लाइंस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, एक एक्यूट बनेगा, एक ऑप्ट्यूज बनेगा। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर होंगी तो केस ही दूसरा हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाला मैंने ऊपर समझाया था इससे ही पहले। ये रहा।
अगर दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई थी। अगर दो लाइंस का स्लोप -1 आ रहा है तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसके अलावा जो एंगल बनेंगे 90 डिग्री के नहीं होंगे, या तो फिर वो एक्यूट होंगे या फिर वो ऑब्ट्यूज होंगे। ठीक है, देखो ना इस बात को ऐसे समझो, यहाँ पे साइड पे ठीक है। नहीं नहीं फिर भी समझाना बनता है मेरा। यहाँ तो ये कंडीशन हो सकती है दो लाइंस के बीच की, यानी कि एक लाइन ये हो गई एक लाइन ये हो गई। यहाँ एक कंडीशन ये हो सकती है ये वाली, यहाँ एक कंडीशन हो सकती है ये वाली। ठीक है, इस कंडीशन को छोड़ के ये वाली कंडीशन पे तो हो गया कि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, तो ये कंडीशन तो यहाँ से हट गई कि दो लाइंस का स्लोप निकाला है वो -1 के इक्वल दे रहा है आंसर, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाला केस ही दूसरा हो गया। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है दोनों लाइंस, तो एक तरफ एक्यूट एंगल बनेगा और एक तरफ ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। या इधर देख लोगे तो इधर एक्यूट बन रहा है इधर ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो दो लाइंस के बीच में दो ही एंगल बनेंगे, फिर इसका मतलब या तो एक्यूट या ऑब्ट्यूज या फिर वो परपेंडिकुलर होंगी दोनों लाइंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाला एक केस अलग कर दिया जहां पे स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा ही आएगा, हमेशा कैलकुलेशन ये देगी, उसकी डेरिवेशन मैंने समझा दी थी। अब दो लाइंस के बीच में दो तरीके के एंगल बनेंगे, एक एक्यूट बनेगा दूसरा ऑब्ट्यूज बनेगा। अब हमारी मर्जी का हम कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्यूट, मैंने कहा कि हमेशा एक्यूट एंगल कैलकुलेट कर लो। एक्यूट के लिए वो पूरी tan थीटा की जो वैल्यू थी सामने, ये वाली जो वैल्यू थी tan अल्फा के सामने वाली ये वाली वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी वो एक्यूट हो सकता है। अगर ये नेगेटिव आ गई तो एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, अगर ये पॉजिटिव आई तो एक्यूट हो गया। मैंने कहा आसान रहेगा पॉजिटिव पे काम करना, उससे एक्यूट एंगल मिल जाएगा। अगर आप फिर कहोगे जी दूसरा एंगल भी निकाल दो, तो वो 180 में से माइनस करके निकाल दो। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ एक्यूट एंगल इस रूल के हिसाब से कि पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से मेरा थीटा की वैल्यू एक्यूट आ जाएगी, तो दूसरे वाला नेचुरली वो ऑब्ट्यूज है और वो 180 में से माइनस करके आएगा, क्योंकि लीनियर वाली प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी रूल में हमने खुद मॉडिफिकेशन करी थी कि एक्चुअल में कैलकुलेशन यहाँ पे आके रुकी थी, जो मेरे रूल ने कैलकुलेशन थी वो यहाँ पे आके रुकी, उसको हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई करके हमने ऑब्ट्यूज लगा दिया, सॉरी मॉडुलस का साइन लगा दिया। मॉडुलस के साइन लगाने की वजह ये रही कि वो कैलकुलेशन पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव रहेगी तो मेरे को ये वाला एंगल हमेशा एक्यूट मिलेगा। यहाँ मैंने साइड में देखो लिखा भी हुआ था एक्यूट एंगल, अगर ये मॉडुलस का साइन लगा रहेगा तो। मॉडुलस का साइन हटाते ही इसकी बंदिशें खत्म। ये कभी नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, क्योंकि M2 और M1 के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा ये। अगर M2 बड़ा हुआ M1 छोटा हुआ तो पॉजिटिव, M2 छोटा हुआ M1 बड़ा हुआ तो फिर ये नेगेटिव। नीचे वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जो भी आंसर आएगा उससे ऊपर वाला अपने आप कट कुटा के जो भी बनता रहेगा। लेकिन जो मेन साइन की प्रॉब्लम आएगी वो M2 और M1 की वजह से ही आएगी, प्लस या माइनस इसी पे डिपेंड करेगा। तो हमेशा प्लस लाने के लिए मैंने क्या करा, एक मॉडुलस का साइन जान के लगा दिया, तो ये खुद की मॉडिफिकेशन थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन हमने कर दी, यहाँ पे भी हमने मॉडिफिकेशन कर दी कि यार ये तो डिस्टेंस को 11th के मैथ्स में यही तो फर्क आया था 10th के। 10th का मैथ्स पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड होता है, ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचना पड़ता, हमें सोच के नहीं ज़्यादा काम करना पड़ता। कुछ एक चीज़ों पे हल्का फुल्का मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सोचना पड़ता था कि यार इस फॉर्मूले को प्लस कराने के माइनस। लेकिन 11th के मैथ्स में आके जैसे कि चैप्टर 2 में भी तुमने फंक्शंस के टाइम पे काफ़ी बातें समझी कि लॉजिकली चलना पड़ता है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स वाली बात याद आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वहां पे भी कितना सोच के चलते थे, लॉजिकल। ये भी लॉजिकल आंसर दिया गया कि y1 माइनस y2 एक डिस्टेंस को शो कर रहा है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमें क्या मालूम यार y1 छोटा है कि बड़ा है, अगर ये बड़ा हुआ तो ये छोटा हुआ तो छोटा हुआ तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। नेगेटिव आंसर कभी डिस्टेंस नहीं हो सकता, इसलिए मॉडिफिकेशन मॉडुलस साइन के अंदर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आंसर चेक करा देता हूँ, ये रहा y2 माइनस y1 मॉडुलस के अंदर। अब हमने आंसर दिया y1 माइनस y2, तो सेम मीनिंग है, क्योंकि ये भी माइनस को बैलेंस कर रहा है और वो भी माइनस को बैलेंस कर रहा है। अब y1 में से y2 को माइनस कर लो या y2 में से y1 को माइनस कर लो, यहाँ तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, यहाँ ये नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन जब दोनों का मॉडुलस कर दूंगा तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा भाई, 5 में से 2 को माइनस करा 3 आया, और 2 में से 5 को माइनस करा -3 आया। वैल्यू तो सेम आई ना, बस फर्क पड़ा माइनस और पॉजिटिव का। लेकिन दोनों को मॉडुलस साइन के अंदर डालते ही दोनों का आंसर +3, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो घबराना मत कि मैंने y1 माइनस y2 लिख दिया तो मेरा आंसर फर्क है और उसका आंसर फर्क है, सेम है, मॉडुलस के साइन के अंदर है इसलिए। ओके ना, आगे बढ़ूं। जी सर। हाँ, सेकेंड पार्ट में भी बोला हुआ है उन्होंने कि अगर PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, अगर PQ y की जगह x के पैरेलल हो जाए तो अब आप समझ चुके हो बात क्या होगी। अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, यानी कि x और y एक्सिस ले लूं यहाँ पे, और एक लाइन जो डालूं वो y
एक्स एक्सिस के पैरेलल डालूं, ये वाली डाल दी, इसमें लिख दिया पी पॉइंट, इसमें लिख दिया क्यू पॉइंट। इसमें है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तुम कहते इसका डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। लेकिन एक बात समझ में आ गई, जो हाइट इसमें है वही हाइट इसमें होनी चाहिए, यानी कि जो इसका y वाला डिस्टेंस है वही इसका y वाला डिस्टेंस होना चाहिए, जो इसका y1 है वही उसका भी y2 भी y1 के इक्वल ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगर मानो कि ये वाला पॉइंट होता, p में x की वैल्यू कुछ भी होती और y की वैल्यू होती 2 यूनिट्स, तो यानी कि ये 2 यूनिट्स ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ पे भी कितना यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा? 2 यूनिट्स ही ऊपर जाना पड़ेगा, तभी पी क्यू लाइन पैरेलल बनेगी वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, अदरवाइज बन नहीं सकती। ये जो लाइन बनेगी पी क्यू, ये मैं नीचे से एरो हटा देता हूँ ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन ना हो। भाई बताओ मेरे को, क्यू पॉइंट का वाई वाली वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी पी और क्यू के? होगी सर। और बच्चे मेरे को लगता है बात से एग्री नहीं है। होगी सर। हार्दिक, होगी सर। काव्या, हो गई सर। नहीं बात समझ में आ रही है ना कि y वाली वैल्यू सेम ही होंगी तभी वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, अदरवाइज वो हो ही नहीं Yes, sir, सकता। yes. तो इन दिस पार्ट या सेकंड पार्ट, यहाँ पे हमें समझ में आया कि अगर पी क्यू इज पैरेलल टू कितना x एक्सिस नो, x एक्सिस, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि y1 और y2 को इक्वल होना पड़ेगा। और अगर मैं p और q का डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा y1 या y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही लगेगा। तो y और y की वैल्यू, y1 और y2 की वैल्यू अगर सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस तो जीरो आएगा, तो जीरो का स्क्वायर x2 इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा ऐसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर इसका रूट, और नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू बन जाएगी x2 माइनस x1 के इक्वल। और ये pq का डिस्टेंस है। फिर से वही प्रॉब्लम कि मुझे क्या मालूम है x2 छोटा है कि बड़ा है। अगर x1 बड़ा हो गया तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, x2 बड़ा हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा। डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, फिर से मॉडुलस साइन के अंदर होना चाहिए इसको, बस खत्म। ये रहा इसका आंसर, x2 माइनस x1। आप चाहते तो x1 पहले लिख सकते थे, x2 बाद में लिख सकते थे। मैंने इसमें जान के 2 वाली वैल्यू पहले लिख दी है ताकि आपको वैसा मिलता जुलता आंसर मिल जाए पीछे वाला, वरना चॉइस आपकी थी, कोई गलती नहीं थी उसमें भी। अगर आप समझदार हो तो समझ गए होगे इस बात को। अगला क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन। तो अभी तक देखा जाए तो मैंने 11th का कोई भी फॉर्मूला आपको भी यूज़ नहीं कराया, इसमें मैं करवा सकता था लेकिन नहीं कराया। इसके अंदर भी नहीं होने वाला। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स इतना और इतना है। बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट या एक भी लेवल इसका करा हुआ है तो। है ना, 10th में ही पढ़ा हुआ है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बस इस बात को समझना होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसके अंदर एक खास बात होगी, बताना कौन सी होगी? x.0 होगा। घूसा मार दूंगा, y वाली वैल्यू 0 होगी ना लायक, y0 y 0 होगा। x कुछ भी होगा, इसमें x अगर 1 है तो y 0 होगा, और इसमें x 1 है तो y 0 होगा, अगर इसमें x की वैल्यू 2 है तो y 0 होगा। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे 0 होगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लेट लिख देते हैं। तो उसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? x की वैल्यू फिक्स नहीं होगी लेकिन y की वैल्यू फिक्स होगी कि 0 होगी, ठीक है। यहां से लिख दो उसको, लेट p बी द पॉइंट, let p be the point on x axis and yeah it implies coordinate of point p जो होंगे वो ये होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और दो पॉइंट जो दिए हुए हैं उसको मैंने a और b मान लिया,
ये जो पॉइंट्स दिए उनको ए और बी मान ले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस इक्वल है। समझ पाए ना आप कि जो ये पी पॉइंट बन रहा है इसका ए से डिस्टेंस और इसका बी से डिस्टेंस इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये होता है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। समझ में तो आता ही तुम्हें? ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ ना? अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ दोनों तरफ, पी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो x माइनस 7 का स्क्वायर और y2 माइनस y1, यानी कि मैं इसको x2 और y2 मान रहा हूँ, इसको x1 और y1 मान रहा हूँ। लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया मैंने। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। ऐसी दूसरी बार p वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 माना और b वाले कोऑर्डिनेट को x1 और y1 मान लिया। इस टाइम पे इसको हटा दिया, इसका काम खत्म, इसको हटा दिया। अब इसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, p और b का डिस्टेंस। तो आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे तो समझाना है इसलिए मेरे को 0 भी दिखाना पड़ेगा। पेपर के टाइम पे इसको उड़ा दो डायरेक्टली कि 0 माइनस 6 का स्क्वायर, डायरेक्टली प्लस में 36 आ जाएगा। डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला स्टेप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट खत्म कर देते हैं, साथ साथ स्क्वायर भी सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस में 16। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से रूट खत्म हो गया और जो अंदर वाले स्क्वायर थे मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करा, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये और ये कट जाएगा। माइनस का 14x, ये वाला 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस का 14x प्लस का 6x इक्वल में 16 और 9 होता है 25 और 36 और 49 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 36 प्लस और माइनस का ही 49। अगर मैं इसकी एक कैलकुलेशन एक आगे बढ़ाऊं तो हो जाएगा माइनस का 8x और यहाँ पे कितना आएगा 6 और 5 11, 3 में से 2 गए 1, माइनस का 11 और माइनस का 49, माइनस का 60। ठीक है, सही करा ना मैंने? गलत तो नहीं कर दिया? 9 और 1 10, 4 और 5 और 1 4, माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 60 अपॉन में 8। कितना आएगा यार? 7.5। तो x की वैल्यू आ गई 7.5। ठीक है, तो यानी कि जो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गया 7.5, 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमने माने थे x, 0, यानी कि ये हो जाएगा 7.5, 0। वही आएगा 15/2, यही आएगा ना, 7.5 आएगा, 0। समझ पा रहे हो? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप फाइंड करना है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना और इतना। रफली एक डायग्राम हमें चाहिए होगा। प्रॉपर कार्टेशियन प्लेन का यूज करने की जरूरत नहीं कि आप उस पर ये वाला पॉइंट भी प्लॉट करो, ये वाला पॉइंट भी प्लॉट करो। अब हमें मीनिंग समझ के काम करना होगा। प्रॉपरली प्लॉटिंग नहीं चाहिए हमारे को, प्रॉपरली हमें कार्टेशियन प्लेन का यूज नहीं करना। कुछ एक क्वेश्चंस में करना पड़ेगा जहाँ पे हमें वो लगेगा कि यार इस जितनी बातें आपने दी हैं क्वेश्चन के अंदर उससे मेरा काम चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन से मेरा काम चलेगा, बड़े आराम से चलेगा। देखें कैसे, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अब स्लोप वर्ड का यूज शुरू कर दिया उन्होंने। 4 क्वेश्चन हमारे 10th वाली क्लास के हिसाब से चल गए। आगे वाले क्वेश्चन पे अब देखते हैं, स्लोप का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि स्लोप वाला पॉइंट डाल दिया उन्होंने। स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप का जो फॉर्मूला था डेरिवेशन के टाइम पे हमने समझा था कि चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x है, यानी कि y में जो चेंजेस हुए और x में जो चेंजेस हुए तो उसका रेशियो स्लोप है। ठीक है, मैथमेटिशियन ने हमें ये समझाया कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन का स्लोप फाइंड करना है। उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि पास कहां से करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, यानी कि 0 0 से जाएगी, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p और b, p और b को ज्वाइन करने के जो लाइन बन रही है उसके मिड पॉइंट से और ओरिजिन से होती हुई जाएगी। तो रफ डायग्राम क्या है, p से पास नहीं कर रही। देखो समझो, p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,4 है और समझो ये Q पॉइंट ऐसे, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे टेढ़ा डालो, सीधा डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परपेंडिकुलर डाल के चलना, लेकिन परपेंडिकुलर मान के मत चलना, बस सीधी सी बात है।
परपेंडिकुलर डालना ही मत और मानना ही मत, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे थोड़ा ना करो कि परपेंडिकुलर डाल दोगे और कहोगे मान नहीं रहा हूँ। भाई ऐसी कोई बात वहाँ समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन के अंदर कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो मैं क्यों डालूँ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का यूज़ मत करो। परपेंडिकुलर चाहे भले ही वो लगती नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर जैसी वो लगती रहे, लेकिन परपेंडिकुलर मानना नहीं है, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है और समझते जाओ, बड़ा मजा आएगा समझने में। पी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। अब वो जो लाइन जा रही है ना, वो रेड लाइन मान रहा हूँ मैं, रेड वाली लाइन समझो वो जा रही है, ये लाइन जा रही है ऐसे, जरूरी नहीं है वो ऐसे जा रही हो, वो ऐसे भी हो सकता है जा रही हो, कैसे भी जाती रहे, मुझको तो सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लेना है। ये लाइन जो रेड वाली लाइन है, इस लाइन की आपने बात करी है, इसका स्लोप फाइंड करने के लिए आप बोल रहे हो, लेकिन इसके लिए दो बातें आपने कही हैं कि ये लाइन एक तो ओरिजिन से पास करेगी, यानी कि यहाँ पे कहीं पे मान लिया कि ये ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन का मतलब 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, और दूसरा पासिंग पॉइंट इसका दे दिया पी क्यू का मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, ये माना मैंने कि पी क्यू आर मान लेता हूँ, तो आर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मिड पॉइंट है। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन है, मेरे पॉइंट, ये मैंने खुद नहीं ले लिया, ये क्वेश्चन में आपने बोला है। तो ये बड़ा यूजफुल बात रही, अगर ये नहीं मिलती तो फिर मैं सो जाता आराम से और आपको भी कहता भैया भूल जाओ स्लोप को इसको, भाई मुझे नहीं पता कौन सी दुनिया से जा रहा है इसका स्लोप, क्या स्लोप है इसका। दो पासिंग पॉइंट मिल गए आपको, बस हो गया काम। एक को x1 y1 मान लो, दूसरे वाले को x2 y2 मान लो। जो r के कोऑर्डिनेट से बनेंगे वो x2 और y2 बनेंगे, मानो आप इसको x1 y1 मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ जितनी बात मैंने समझाई आपकी उतनी बात समझ में आ गई है? बता दो। यस सर। ठीक है, अब मेन रह गया जो ओरिजिन था, यानी कि ओरिजिन को नॉर्मली हम ओ लिख देते हैं, कैपिटल ओ, ठीक है। तो ओ तो पता है मुझे, ओ के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, आर के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं स्लोप वाला रूल लगा दूंगा। तो आर के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से मिल सकते हैं, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैं आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य हुआ कि जो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि जो उसकी x वाली वैल्यू होगी, ऐसे ना लिख के x वाली वैल्यू नहीं लिखता, वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता हूँ। जो r की x वाली वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, p और q का x वाला प्लस होगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 प्लस 8/2, और जो r की y वाली वैल्यू निकलेगी वो p और q के y वाली वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 होगा। यही तो था मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऊपर लिखवाया भी था आज की क्लास में स्टार्टिंग में। अगर आपको याद नहीं आ रहा 10th क्लास वाला, तो मैं फॉर्मूला वाली शीट दिखा देता हूँ। ये रहा मिड पॉइंट, जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों के x प्लस करके 2 से डिवाइड कर रखा है, और जो t का y पॉइंट है, और यहाँ पे t जो है मिड पॉइंट है p और q का, जो t की y वाली वैल्यू वो कैसे निकली, p और q का y वाली वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड। सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट में हमेशा दोनों एंड पॉइंट्स के x वाले प्लस करो 2 से डिवाइड, y वाले प्लस करो 2 से डिवाइड। वो यहाँ कर रहा हूँ यार। तो y वाले प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस 0/2। अब इसको कैलकुलेशन भी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, और माइनस का 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। तो r के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, o यानी कि ओरिजिन था, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो 0 0 ही होते हैं। तो पासिंग पॉइंट हमारे पास उस लाइन के थे o और r। तो स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे उस लाइन का नाम मैंने दिया है o और r। तो o r का जो स्लोप निकलेगा वो कैसे निकलेगा, y वाले पॉइंट्स को माइनस करना है ऊपर, x वाले पॉइंट्स को माइनस करना है नीचे, बस। यानी कि फॉर्मूला मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर ऊपर आपने y2 माइनस y1 लिखा है तो नीचे भी x2 माइनस x1 लिखना पड़ेगा। ऊपर x1 माइनस, ऊपर अगर आपने y1 माइनस y2 लिखा है तो नीचे भी x1 माइनस x2 लिखना पड़ेगा। बेटे इतनी सी बात ध्यान में रख लोगे कि नहीं रख लोगे, रख लोगे ना। आगे बढ़ता हूँ। तो y2 यानी कि मैं इस टाइम पे r वाली वैल्यूज को y2 और x2 और y2 मान रहा हूँ, और o वाली वैल्यूज को, यानी कि ओरिजिन की वैल्यूज को x1 और y1 मान रहा हूँ। तो ऐसे होगा ना, -2 -0 और 4 -0, तो कितना आ जाएगा, -2/4, यानी कि कटने का कितना आ गया, 1/2 माइनस का। तो अगर मैं एक्चुअल फिगर इसकी बनाऊंगा ना, तो ये लाइन ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी, यानी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आया। स्लोप अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा
कौन सी जगह से ऑप्टियोस एंगल बनेगा, ये हमने बता ही दिया था स्टार्टिंग में। जो एंगल होता है वो हमेशा कौन सी जगह से मेजर किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। तो आपको मैं चेक करा देता हूँ पहले तो इसका आंसर कि -1/2 दे रखा है उन्होंने कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th क्वेश्चन था, -1/2। और अगर मैं एक्चुअल फिगर बनाऊंगा तो क्यों टाइम वेस्ट करूँगा, समझाई दिया मैंने। तो फिर आया ना समझ में। हाँ आ गया सर, बस करें। अगला क्वेश्चन, दिव्यांश को मैसेज। सर संभव को प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसकी तो जिंदगी प्रॉब्लम में है। सर बस करते हैं ना। मैंने उस दिन भी क्लास क्यों मिस करी, संभव की वजह से। वही कह रहा था कि 4 बजे के बाद लेना, वरना मैं तो 3:30 से पहले ले लेता और काम बन जाता सबका। लेकिन बच्चे नॉर्मल डेज पे भी नहीं आ रहे हैं, वैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा यार। सर आप ले गया करो ना। नहीं, अपने रूटीन क्लासेस में जो रूटीन का टाइम है हमारा कि जो डेज कौन से हमारे MWF, तो MWF तो टाइम फिक्स है हमारा। आज वैसे क्या है, मंडे ही है ना, हाँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारा टाइम फिक्स है कि 4:30 हमारी क्लास होती है। तो उस टाइम पे तो आपकी कोई और क्लास होना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, सही नहीं है। और किसी दिन हमने भी एक्स्ट्रा क्लास रखनी है और किसी टीचर ने भी रख ली तो ठीक है भाई, टाइम क्लैश हो रहा था तो उन्होंने पहले टाइम दे दिया था तो इसलिए मैंने लेट दिया था, तो शायद इस वजह से आपने ज्वाइन नहीं करी वो क्लास। लेकिन आज का दिन तो किसी और को क्लास में अपना नहीं इंटरफेरेंस होना चाहिए ना किसी और टीचर के लिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैंने किसी और ग्रुप में मैसेज डाल दिया क्या, अच्छा अब उसकी लाइट चली गई। एक क्वेश्चन अभी और ले लेते हैं फिलहाल, और ज़्यादा नहीं है, 17 ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के अंदर, तो 17 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट कर देते हैं, 14 क्वेश्चन तक फटाफट से। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना। ओ पाइथागोरस भगवान की थ्योरम का यूज नहीं करना, अच्छा यूज नहीं करना। शो दैट द पॉइंट्स ये एंड ये आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, 10th में हमने पढ़ा था, एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दे दे हमें, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दे, तो अगर उसको प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम तीनों डिस्टेंसेस को निकालते थे और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो पा रही है उसके अंदर, यानी कि एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, तो ये राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। ये थ्योरम यूज करते थे। यहाँ पे कह रहा है उसका यूज ही नहीं करना और ये प्रूव करो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ यार ये कैसे करें अब कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल भी बताना है और पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगानी। यहाँ पे अब थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। मैंने एक रफली एक ट्राइंगल बना दिया, मुझे क्या मालूम है इसके अंदर कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला 90 का, ये वाला 90 का, ये वाला 90 का, मेरे को फिगर से नहीं जजमेंट ऐसी आ रही। तीनों कोऑर्डिनेट्स भी डाल देता हूँ, पहला यहाँ डाल देता हूँ, अपनी चॉइस है, आप यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो। एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया और एक यहाँ डाल दिया, जहाँ आपका मन करता वो डाल देते तीनों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी नेमिंग डाल लो, मतलब कि कर लो, नामकरण कर लो, ए, ये बी और ये सी पॉइंट हो गया। अब ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, दूसरी क्या चीज हो सकती है, कोई बताएगा? राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या खास बातें होती हैं? कब किसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलोगे? आप चारों से कुछ, जब उसका एक एंगल 90 है ना, अगर या तो पाइथागोरस थ्योरम वाली बात प्रूव हो जाए या फिर हमें पता चल जाए इसके अंदर एक एंगल 90 है। एक एंगल 90 का मतलब अगर ये एंगल 90 का है मानो, तो ये वाली और ये वाली लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये 90 का नहीं है तो फिर मानो कि अगर ये वाला 90 का है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये 90 का नहीं है तो फिर हो सकता है ये 90 का हो। अगर ये 90 का है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होंगी। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऊपर कि दो लाइंस का स्लोप अगर -1 के इक्वल आ जाए, यानी कि दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट, दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ये बीच में हमने एक रूल पढ़ा था, मैंने अभी दिखाया भी था, दोबारा से दिखाया था। हाँ ये रहा कि अगर
L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो उनके प्रोडक्ट, स्लोप्स के प्रोडक्ट, स्लोप का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, वो किसके इक्वल होगा? -1। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो स्लोप होगा, नहीं, स्लोप का जो प्रोडक्ट का स्लोप नहीं होगा, स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, वो -1 होगा। तो यहाँ पे दोनों, सब तीनों लाइंस का पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये ए बी लाइन का स्लोप देखो फटाफट, स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा? वही माइनस करता हूँ, y1 y2 को माइनस करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, फिर x1 x2 को माइनस करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, यानी कि 4 - 5 माइनस का 1 आएगा, और 4 - 3 माइनस का 1 आएगा। तो कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। अच्छा, स्लोप, अब ये मत कहना कि सर किसी एक का ही स्लोप -1 आया तो वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अकेली लाइन क्या है? कद्दू। अकेली लाइन किस पे परपेंडिकुलर? दूसरी लाइन तो बताओ। अकेली लाइन मुझे क्या मालूम क्या परपेंडिकुलर है, कि किसी को इंटरसेक्ट कर रही है, कि बाइसेक्ट कर रही है, कि परपेंडिकुलर भी जा रही है? लाइन तो बताओ दूसरी कौन सी है, क्या है? ओ ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ दूसरी लाइन यानी कि AC का स्लोप, 2 को माइनस कर रहा हूँ, y वाली को माइनस। यार हाँ जी, -1 अपन -1 तो 1 होगा ना? -1 अपॉन -1 ही था, मैंने कुछ गलती तो नहीं? चलो हाँ, बिल्कुल सही बात है, +1 आएगा अगर ये लिखा है तो। 4 - 5 -1 और 4 - 3 +1, ये गलती लिखी है भाई। 4 में से 5 को माइनस करा तो -1 आएगा, 4 - 3 करूंगा तो प्लस का 1 आएगा। अब सही हो गया -1। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ गलती हो जाती है। AC का स्लोप निकालते हैं, तो y वाली वैल्यूज को माइनस कर रहा हूं, तो 4 - -1 प्लस का 5 हो जाएगा, और 4 - -1 ये भी प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तीसरी का भी देख लेते हैं। वैसे तो आप देख लो, आपको दो लाइंस का स्लोप दिख रहा है, AB का और AC का, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1 आएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि AB और BC लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये ऊपर वाला राइट एंगल बनेगा इस फिगर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन तीसरे को भी देख लो क्या आ रहा है उसका, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रह रही हमें? स्लोप ऑफ BC देख लो कितना आ रहा है, तो y में से y को माइनस कर रहा हूँ, 5 - -1 ये आएगा 6, और 3 -1 ये आएगा 4, 3/2। एक का स्लोप इतना आया, एक का स्लोप इतना आया, एक का स्लोप इतना आया। तो यानी कि हमें फोकस रखना है यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे, और 90 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आया कि फ्रॉम 1 and 2, यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि स्लोप ऑफ AB को मैं M1 लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ AC को मैं M2 लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ BC को मैं M3 लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे समझ में आया कि M1 और M2 का मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है। ठीक है, दो लाइंस का प्रोडक्ट, दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि AB जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसका भी सीधा सा मतलब हो गया कि जो एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है वो एंगल A बन रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल A बन रहा है, तो एंगल A कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ देयरफॉर का साइन ही लगा दो दोबारा से, देयरफॉर ABC इज एन राइट ट्राइंगल, इज ए राइट ट्राइंगल, एन नहीं, ए राइट ट्राइंगल। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलोगे नहीं क्या? 4 क्वेश्चन और कराऊंगा अगर बोलोगे नहीं तो। यार बस करो। बस तो कर देंगे, मेन बात है समझ में आया क्या नहीं आया? आ गया। आ गई सर। क्या चीज इसके अंदर मेन यूज करनी थी हमें? क्या हमारे खोपड़ी ने चलाया काम? क्या करा कि भाई हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन पाइथागोरस यूज नहीं करानी। तो पाइथागोरस यूज नहीं करानी, तो दूसरी बात है कि इसके अंदर एक एंगल 90 का बताना पड़ेगा। अगर है तो बता देंगे राइट एंगल है, नहीं है तो फिर बता देंगे नहीं है भाई राइट एंगल कोई भी। तो यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि इसका और इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, इसके और इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, ये नहीं मैं बता सकता कितने डिग्री का बन रहा है। वो आगे की कैलकुलेशन दूसरी रहेगी, वो फिर 10 वाला यूज करना पड़ेगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 90 का है तो वो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। वहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट -1 मुझे दिख रहा है, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 है, बाकी दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो 90 के नहीं है। या तो वो एक्यूट है या फिर वो ऑब्ट्यूज है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करा कि दो लाइंस का स्लोप अगर -1 आता है तो वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, उन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, और एक ट्राइंगल का एक एंगल 90 हो गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है।